नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करेंगे केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। पीएम विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का किया उद्घाटन। कहा, यह भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय का समय। भारत को बताया फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट का वैश्विक केंद्र। पहलगाम हमले की जांच हुई तेज। एनआईए डीजी ने बैसरन घाटी का दौरा कर की हालात की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों से की बात। कहा, हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 12.6% का इजाफा। जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह। दो मई को सुबह खुलेंगे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई में आज अपनी तरह की अनूठी पहल वेव्स समिट 2025 के पहले संस्करण की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो भारत की कहानी कहने की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने बदलती तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए दुनिया भर के क्रिएटर्स को भारत आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कंटेंट, क्रिएटिविटी, कल्चर के संगम से ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही तो भारत को क्रिएटिविटी का ग्लोबल हब बनाने की बात कही। हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी,
और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स समिट 2025 में भारत पवेलियन का अवलोकन किया। भारत पवेलियन में देश की सिनेमाई परंपरा को सुंदरता से दर्शाया गया है और इसमें भारत में उपलब्ध अवसरों के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की गई है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पवेलियन का भी अवलोकन किया। और वेव्स की घोषणा के साथ ही इसे लेकर अपेक्षाएं तेज हो गई थीं। आज पहले दिन विश्व भर से एंटरटेनमेंट क्षेत्र के सितारे और सुपरस्टार्स इस मंच पर जुड़े और विभिन्न पैनल चर्चाओं और विशेष सत्र के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। आज पहले दिन क्या क्या विशेष रहा, आइए देखते हैं। मुंबई में अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज से अपनी तरह के पहले समिट वेब्स का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्देश्य इन दिग्गजों को एक साथ मंच पर लाना है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में आज कई सेशन का आयोजन किया गया। लीजेंड्स एंड लेगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन के मॉडरेटर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार रहे। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? From every person, I drew inspiration. I mold myself. In Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now, the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. इस बीच द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सेशन के दौरान फिल्मकार करण जौहर के साथ फिल्म जगत की 2 दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप इस वर्ल्ड में, या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। I had the dedication, I had the passion, I had the determination, the hard work. Those were the things in my control, and those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability. वहीं अग्रणी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सेशन को संबोधित किया।
उन्होंने वेब्स को उत्साह और आत्मविश्वास का शिखर सम्मेलन का प्रतीक बताते हुए कहा, यह भविष्य में और भी विशाल और बेहतर होगा। This summit marks the start of a long journey. The beginning has been fantastic and auspicious. I am confident that the Waves Summit will grow bigger and better in future and become a must-attend annual event for the who's who in the entertainment industry globally. वेब्स समिट 4 मई तक चलेगी। इस आयोजन में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में 42 पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सत्र और 32 मास्टर क्लास होंगे। वेब्स 2025 में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग GMD की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे और ये वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। जया सिन्हा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वेव समिट 2025 को लेकर भारतीय सिने जगत बेहद आशान्वित है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव, आमिर खान और कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने इसे मोदी सरकार का बड़ा पहल बता रही हैं और उनका मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से ऐसे यंग टैलेंट को मौका मिलेगा जिसे पहले कोई मंच नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री का ये विजन, जहां पर भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे साथ है राजकुमार राव, जो इस वक्त वेव समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। किस तरह से आप देखते हैं वेव 2025 के समिट को? एक कोशिश है यहाँ पर कि कैसे हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री को एक मंच पर लाया जाए। नो, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब भी होगी, मुझे पता है। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारी देश में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है to have their point of view, to tell their stories, and through waves I'm sure कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको ये मौका मिलेगा। हमारे साथ है आमिर खान। आमिर खान वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर एक जगह दी है। यहाँ पर एक कोशिश है प्रधानमंत्री की कैसे इसे एकीकृत किया जाए और भी मजबूती से हम अपने आप को पोजीशन करें वर्ल्ड मैप पे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, AI, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है उसको एक उभरने का मौका मिले इस वेव्स के ज़रिए। वेव्स 2025 समिट का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री का विजन है, किस तरह से आप देखते हैं? I think it's a great initiative and I think the entire government and the industry is coming together for this event and मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी गवर्नमेंट का एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये जिनके विजन में ये पूरा समिट हुआ है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे साथ है नुसरत। बहुत ही बेहतरीन साल रहा आपका, लेकिन अगर हम बात करें वेव समिट की, कोशिश है यहाँ पर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वो बूस्ट देने की, कैसे बूस्ट देने की, क्या कुछ? मैं तो कह रही हूँ हमारी मीडिया और हमारी सिनेमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब आपके पास ऐसी पावर होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वेव्स इज गोइंग टू स्टैंड फॉर, इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी to impact and influence audiences for the positive and bring about changes and let them experience everything that we have to say through entertainment to them. बहुत ही अच्छा समय है युवाओं के लिए क्योंकि उन्हें एक मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का वेव्स 2025 के माध्यम से। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मुंबई। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन में पहले श्वेत पत्र जारी करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी पहले श्वेत पत्र भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता का एल मुरुगन अनावरण करेंगे। श्वेत पत्र 3 मई को जारी किया जाएगा। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उभरते रुझानों, विकास पथों और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए राजनीतिक सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। सरकार के द्वारा केंद्रित निवेश, नीति समर्थन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ भारत 2030 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 लाइव मनोरंजन स्थलों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने की राह पर है। इससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन,
पर्यटन और बढ़ी हुई वैश्विक पटल पर भारत की संस्कृति को एक नई पहचान मिलेगी। 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने गुनहगारों को अंजाम भुगतने की सख्त चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा और भारत की जमीन से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। उधर इस हमले की जांच कर रही एनआईए के डीजी ने आज बैसरन घाटी का दौरा किया तो तमाम जानकारी भी हासिल की। और इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्षों से यहां पर बात भी की है। और इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और सब आतंक का फन कुचलने की मांग कर रहे हैं। देश की इसी भावना के अनुरूप हुंकार भरी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वालों को चुन चुनकर मारा जाएगा और भारत भूमि से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। ये कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए एनआईए ने अपनी जांच और तेज कर दी है। एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते ने गुरुवार को बैसरन घाटी में घटना स्थल का दौरा किया और पहलगाम में डेरा डाले हुए एनआईए टीम के साथ बैठक कर हमले की विस्तार से जानकारी ली। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी घटना में शामिल आतंकवादियों की पहचान के लिए और साथ ही साथ उन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार एनआईए इस पूरे क्षेत्र में जांच कर रही है। देश की सर्वोच्च शीर्षस्थ जांच एजेंसी के हाथ में यह मामला है और खुद डायरेक्टर जनरल एनआईए पहलगाम पहुंचने के बाद उन्होंने इस चल रही जांच की उन्होंने समीक्षा की और साथ ही साथ अब तक हुई जांच की प्रगति की आख्या भी ली। आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद से एनआईए ने घटना स्थल से कई सबूत जुटाए हैं तो चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। सुरक्षा बलों ने अभी तक करीब 200 लोगों से पूछताछ की है, जिसके बाद से अभी भी कई संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं। एनआईए ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी कई टेक्निकल एविडेंस एकत्र किए हैं। इस बीच इस आतंकी घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वक्त है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में न लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात की है और मौजूदा हालात पर चर्चा की है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये सिलसिला बीती रात भी जारी रहा। भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी पाकिस्तानी पंजीकृत, संचालित या लीज पर लिए गए विमान, एयरलाइन और सैन्य उड़ानें भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
अप्रैल की घटना में पहलगाम निवासी घोड़े वाले आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान गंवाई थी। उनके परिवार को मदद पहुंचाते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने उनके भाई को नौकरी दी है, जिसका नियुक्ति पत्र उनके भाई नजाकत अहमद को दिया गया। 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ खड़ा है और इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब बड़ी संख्या में पर्यटक अभी भी पहलगाम पहुंच रहे हैं। घाटी पहुंचने वाले पर्यटकों में देसी विदेशी पर्यटक शामिल हैं। विशाल बेरिस्टो और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी नरसंहार के बाद एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर का प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम अब सूना हो गया है। हमले के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव यहां के पर्यटन और रोजगार पर पड़ रहा है। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। वहीं लोगों की मांग है कि आतंकवाद पर करारा प्रहार किया जाए और इस घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए पहलगाम के होटल और गेस्ट हाउस संगठन के अध्यक्ष और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुश्ताक पहलगामी से बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। 22 अप्रैल को इसी बैसरन में आतंकवादियों ने कश्मीर में एक और काला अध्याय जोड़ा, जब 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, बर्बर तरीके से, नृशंस तरीके से, कायराना तरीके से। स्थितियां यहां पर बेहद माकूल थी, पर्यटन काफ़ी तेजी से आ चुका था, सब कुछ पैराए पे था, लेकिन हमला तब किया गया जब यहां पर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। पर्यटन से लेकर रोजगार से लेकर हर एक चीज़। यहाँ पर होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव मुश्ताक पहलगामी हमारे साथ हैं। मुश्ताक जी, ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये कि काला धब्बा 22 तारीख को जो हुआ, इंसानियत को शर्मसार कर देने के लिए लोग उठ खड़े हुए इसके विरोध में, पूरा पहलगाम, पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान। देखिए, इंसानियत के खिलाफ है ये सारा, और इसको पहले ही कंडम किया गया, फिर कंडम करते हैं, क्योंकि जब भी बेगुनाह का, जब भी उस इंसान का नुकसान होगा, जो इंसान यहाँ पे खर्च करने आया था, यहाँ की इकानमी को बूस्ट करने आया था। पिछले कई सालों से हम देख रहे थे टूरिज्म ज़बरदस्त बूस्ट कर रहा था और लोगों में भी बड़ी खुशी थी और डेवलपमेंट हो रही थी। खुद आज डीजी एनआईए सदानंद दाते यहाँ पर पहुँचे, लगातार एनआईए यहाँ पर जाँच कर रही है। सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो खच्चर वाले हो, चाहे स्थानीय हो या प्रत्यक्षदर्शी हो, चश्मदीद लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ की गई है। जो हमारी मुल्क की एजेंसीज है वो बड़ी काबिल एजेंसीज है, तो वो अपना काम करेंगे। उनके काम में तो हम नहीं बोल सकते। जब अमरनाथ यात्रा होती है, जब अन्य यात्राएं होती हैं, जम्मू में अगर देखें वैष्णो देवी की यात्रा होती है, आज आम आवाम को आप क्या कहेंगे? जो भी जिसने भी ये शरारत की है उनके लिए एक ही जवाब है कि जिस नंबर में यहाँ लोग आते थे, अगर डबल नंबर में आएंगे, उनके जो इरादे हैं वो खराब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये तो स्थितियाँ धीरे धीरे अब माकूल होंगी ही, अब सुरक्षा स्थितियाँ और ज़्यादा सुदृढ़ होंगी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरफ तवज्जो दे और मुल्क के लोग भी तवज्जो दे। मुल्क के लोग सोचे कि जिस तरह कश्मीर उनके साथ खड़ा हुआ, मुल्क भी इस वक्त मुश्किल की घड़ी में कश्मीर उनके साथ खड़ा हो जाए। निश्चित तौर से, चाहे वो आंतरिक आतंकवादी हो या फिर सीमा पार के आतंकवादी, न्याय के कटघरे में पहुंचेंगे, अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक, करारा ऐसा प्रहार हो कि सब कुछ सामान्य हो जाए, रौनक यहाँ लौटे, कश्मीर में अमन और चैन कायम हो और साथ ही साथ रोजगार, पर्यटन के अवसर और अच्छे तरीके से बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, पहलगाम। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ बात की और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। और इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। रक्षा सचिव हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मजबूत समर्थन करता है। भारत नेपाल सीमा के बफर जोन में संचालित अनाधिकृत मदरसों की सघन जांच कर कार्रवाई का दौर जारी है और इसी क्रम में जनपद बहराइच में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की गई, जिनमें से 6 मदरसों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक मदरसों को बगैर मान्यता मदरसा संचालित न किए जाने की चेतावनी दी गई है। मदरसा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण कर अनियमित तरीके से संचालित किए जाने पर सील कर दिया गया है और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में कराए जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी महिमपुरवा को निर्देशित भी किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत जोगिनिया में मदरसे की जांच
किए जाने पर मदरसा बंजर भूमि पर संचालित मिला, जिस पर कार्रवाई हेतु राजस्व विभाग को कहा गया है। वहीं भारत नेपाल सीमा ओपन बॉर्डर है, जहां से एक दूसरे देश में लोगों का बिना वीजा पासपोर्ट के आवागमन होता रहता है। ऐसे संवेदनशील बॉर्डर एरिया में बिना मान्यता और बिना नियम कानून मानक के मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में मदरसे सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर से 10 किलोमीटर की परिधि में जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जा रहा है कि शासकीय भूमि पे कोई अतिक्रमण तो नहीं है, और उसके अंतर्गत शासकीय भूमियों पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जा रहा है, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30 संस्थाओं पे कार्रवाई की गई है, और नो मैंस लैंड पे भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, तो उस पे जितना एनक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पे था उतने एनक्रोचमेंट को हटवाया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं भारत नेपाल सीमा पर। जब से श्रीनगर में पहलगाम की घटना हुई है, निश्चित रूप से जो है बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनके परिचय पत्र और कागजात यहां पर चेक किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि सीमा पर जो भी 15 किलोमीटर का नो मैंस लैंड है उसको नो मैंस लैंड के रूप में ही जाना जाए, और यही कारण है कि पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक जो भी सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे या मस्जिदें बनाई गई हैं उनको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई में अब तक सोमवार की शाम तक 127 स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कुछ मदरसों को बंद कराया गया है या फिर उन्हें बंद करने की नोटिस दी जा रही है। ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से मुक्त करा करके नो मैंस लैंड की जो सूरत होती है वह सूरत बहाल न हो जाए। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, भारत नेपाल सीमा, श्रावस्ती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो विकसित भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत भारत के समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत का इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसे कहा जा सकता है इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर सी पोर्ट। विलिनियम सी पोर्ट की लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। सारे मेजर इंटरनेशनल भारत के आसपास वाले मेजर इंटरनेशनल रूट्स के बहुत नज़दीक होने के कारण हमारे श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान करेगा, और सप्लायर्स को कॉस्ट बेनिफिट मिलने के कारण इसका केरल की इकोनॉमी पे भी और पूरे भारत की इकोनॉमी पे अच्छा जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। बंदरगाह से 265 जहाज और 5.48 लाख TEU संचालित हो सकते हैं। रणनीतिक महत्व वाले विजिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचाना गया है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। लगभग 20 मीटर की इसकी प्राकृतिक गहराई और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास स्थित होने से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। ये बंदरगाह न केवल केरल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि केरल में रोजगार वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा साधन ये बंदरगाह बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री 2 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम अमरावती में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कई विकास परियोजनाओं का उपहार लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनसे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही तिरुपति और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें रेल लाइन का दोहरीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाना और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। पीएम 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेल परियोजना के साथ साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। The Amaravati capital city, it was started long back, but then it was stopped in between. So now again we are doing a Puna Praram, which is basically a restart. So that is one category of works for which Honorable PM is laying the foundation stone. The second category is about 10 to 15 Government of India works, which are either foundation or inauguration or dedication to the nation. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अमरावती। और उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना कराने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। बदलता हुआ बिहार वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि आज जातीय जनगणना का आदेश देने के लिए मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समर्थन कर रहे हैं सरकार को, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। और वहीं सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने जातीय जनगणना के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। साथ ही ये भी कहा कि लालू जी का परिवार इस जातीय जनगणना का हमेशा विरोध करने का उन्होंने काम किया है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यों का सिर्फ क्रेडिट लेने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, इनके पास अब कोई काम बच नहीं गया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देश के गरीबों की चिंता, देश के जातियों की चिंता इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है। ये काम भी नहीं करने वाले लोग, चाहे वो 15 साल तक बिहार में लालू जी का राज रहा हो या 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। ये लोग जातीय जनगणना का विरोध भी करते रहे और जब सत्ता में रहे कोई काम नहीं किया। और वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने नक्सलियों से बात करने की बात कही है और कई ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है जो नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। तेलंगाना सरकार के इस रुख के बाद एक बार फिर से कांग्रेस की देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति समझौता परक नीति सामने आई है। देश में इस समय छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। नक्सली इससे बौखलाए हुए हैं। कर्रेगुटा के पहाड़ी पर कई बड़े नक्सली घिरे हुए हैं। करीब 10 दिनों से यहाँ नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इससे नक्सल संगठन पूरी तरह से कांप चुका है। महीने भर के अंदर नक्सल संगठन ने 4 बार पर्चा जारी कर शांति वार्ता की अपील की है। कई संस्थाएं और संगठन इस अभियान को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपकर बीजापुर के कर्रेगुटा में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का अनुरोध किया।
सुकमा, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र से जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने नक्सलियों के कारण किसी ने अपनी आँख खो दी, किसी ने पैर खो दिया, कोई अपाहिज हो गए, ऐसे सभी मिलके आज यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं और एक आवेदन लगाए हैं। प्रतिनिधि मंडल में सुकमा, बीजापुर, कांकेर सहित बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के वे नक्सल हिंसा पीड़ित शामिल थे, जिन्होंने विगत वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण अपनों को खोया है, शारीरिक यातनाएं झेली हैं अथवा विस्थापन का दंश सहा है। लोगों ने कुर्रे गुटा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बस्तर के हजारों परिवार 4 दशकों से माओवादी आतंक की विभीषिका का सामना कर रहे हैं, जिसने क्षेत्र की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बुनियाद को गहरा नुकसान पहुंचाया है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई और सरकार की समावेशी विकास की नीति से बस्तर में शांति और विकास की आशा फिर से जगी है। तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुटा पहाड़ में जहां छत्तीसगढ़ की फोर्स नक्सलियों के खिलाफ अकेले लड़ रही है, वहीं तेलंगाना में सबसे बड़े ऑपरेशन को गलत ठहराया जा रहा है। यहां ऑपरेशन रोकने के लिए शांति वार्ता की तैयारी की जा रही है। शांति वार्ता समिति में जज, प्रोफेसर जैसे लोग भी शामिल हैं। 5 से 6 सदस्यों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी की है। इनमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बी चंद्रशेखर, प्रोफेसर जी हरगोपाल, बीएसपी नेता और प्रोफेसर अनवर खान शामिल हैं। प्रोफेसर जी हरगोपाल के खिलाफ 2022 में नक्सलियों के साथ साठगांठ के आरोप में यूएपीए के तहत एफआईआर हो चुकी है। सरकार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से नक्सल अभियान की बजाय शांति वार्ता की वकालत कर रही है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तेलंगाना के सीएम का जो वक्तव्य है उसकी तो मैं निंदा करना चाहूँगा। आज हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय कराएगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले साल मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में शांति वार्ता इस अभियान को कमजोर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने 30 अप्रैल और 1 मई 2025 को आयोजित पेशेवर सेवाओं में घरेलू विनिमय पर हितधारक परामर्श की अध्यक्षता की। और ये परामर्श नीति आयोग द्वारा व्यापार और निवेश कानून केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। डॉक्टर विरमानी ने भारत के जनसांख्यिकी लाभ और कुशल पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेवा वितरण को बढ़ाने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग के सेवा प्रभाग की कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर सोनिया पंत ने स्वागत भाषण में सकल मूल्य वर्धित रोजगार सृजन, उत्पादकता और निर्यात में योगदान देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। वित्त वर्ष 2024 से 25 के पहले ही महीने में आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पुराने डेटा पर निगाह डालें तो जीएसटी कलेक्शन में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तो जीएसटी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक महीने में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12.6% के उछाल के साथ 2,37,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। सरकार ने अप्रैल के महीने में कुल 27,341 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया, जिसमें 48.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं गौरतलब है कि देश भर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। घरेलू लेन देन से जीएसटी मिलने वाली जीएसटी संग्रह में 10.7% वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 21% बढ़कर 46,913 करोड़ हो गया है।
और रोजगार के मोर्चे पर भी अच्छी खबर सामने आई है। भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग ने चालू वित्त वर्ष में अच्छी शुरुआत दर्ज की है, जिसमें शुरुआती महीने अप्रैल में सालाना आधार पर 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये जानकारी जॉब पोर्टल नौकरी की ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये वृद्धि कई सेक्टर में हायरिंग को लेकर तेजी की वजह से देखी गई है। वहीं हायरिंग एक्टिविटी में फार्मा 14%, रियल एस्टेट 11%, जेसीसी 10% और ऑयल एंड गैस 9% की तेजी के साथ प्राथमिक योगदानकर्ता के तौर पर उभरे हैं। आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर में अप्रैल में 3% की भर्ती वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ विशेष भूमिकाओं के लिए मांग में मजबूती रही, जिसमें फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट में 30%, बिग डेटा टेस्टिंग इंजीनियर 26% और डेटा प्लेटफॉर्म स्पेशलिस्ट में 28% की तेजी रही। हायरिंग एक्टिविटी में यूनिकॉर्न 15% तेजी के साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गए, जो उभरते डिजिटल फर्स्ट एंटरप्राइज में निरंतरता को बढ़ती मांग को दर्शाता है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे प्रमुख प्रतिभा केंद्र बनकर उभरे हैं। देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत अब मेरठ के अंतिम स्टेशन मोदीपुरम तक पहुंच चुकी है। एनसीआरटीसी ने शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया है। 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर का ये अंतिम सिरा अब जुड़ने के साथ दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक की कनेक्टिविटी लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रायल रन के दौरान रैपिड रेल को अंडरग्राउंड और एलिवेटेड सेक्शनों पर दौड़ते देख लोगों में उत्साह का माहौल रहा। नमो भारत ट्रेन के अब तक केवल 2 हिस्सों न्यू अशोक नगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से शताब्दी नगर तक ट्रायल रन किए जा रहे थे। अब पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। ये एनसीआरटीसी की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल नमो भारत ट्रेनें न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर के रूट पर चल रही हैं और इसमें कुल 11 स्टेशन शामिल हैं। पूरा कॉरिडोर चालू हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा मात्र 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एनसीआरटीसी इस वर्ष के अंत तक पूरे प्रोजेक्ट को जनता के लिए खोलने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार प्रदेश के विकास को लेकर 3 स्तरीय सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में पहली बार एक ही मंच पर एक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के सभी डीएम, डीसी, डीसीपी, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी और नगर निगम के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले 20 दिनों में दिल्ली में युद्ध स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया जाएगा। मिशन के साथ मिशन बदल रही है दिल्ली में ये बदलाव जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार का रिजल्ट के नाते होगा। अगले 20 दिन में दिल्ली में एक एक्सटेंसिव सफाई अभियान हर स्तर पे, युद्ध स्तर पे दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज हमने सभी अधिकारियों को बुला करके ये दिशा निर्देश दिए कि दिल्ली का हर एक कोना, हर एक सड़क, हर एक साइड बम, हर जगह स्वच्छता अभियान को बहुत ही मास स्केल पे चलाया जाए। हर अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है। और दिल्ली में गुजरात व महाराष्ट्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात की साबरमती की तर्ज पर ही दिल्ली में भी यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने का कार्य तेज हुआ है। दिल्ली सरकार इस जारी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कटिबद्ध भी है और यमुना की सफाई के लिए पीएम मोदी की कार्य योजना समय पर पूरी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना जी जहां जहां से गुजरती है, वहां यमुना जी के जल को शुद्ध और पवित्र करना और दिल्ली के अंदर साबरमती की तर्ज पर एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्यवाही शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये पूरी योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू वियतनाम के दौरे पर हैं और इस यात्रा पर निकलने से पहले केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ वियतनाम की गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। शांति, करुणा और एकता का उनका शाश्वत संदेश अपने साथ लेकर जा रहा हूं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान केंद्रीय खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की शपथ ली है और ये नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुजाता चतुर्वेदी निर्धारित सेवानिवृत्ति में केवल 2 महीने बचे हैं। वो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होंगी। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के नए चीफ ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल दीक्षित के पास उड़ान संचालन, प्रशिक्षण और रणनीतिक परियोजनाओं का लंबा अनुभव है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कार्यभार संभालने से पहले नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साउथ ब्लॉक लॉन में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। मेजर जनरल लिसम्मा पीवी ने दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। मेजर जनरल शीना पीडी के गुरुवार को सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर अब मेजर जनरल लिसम्मा पीवी पदभार संभालेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। उत्तरी कमान के GOC-in-C का पदभार संभालने से पहले वे सैन्य संचालन महानिदेशक और सेना उप प्रमुख रणनीति रह चुके हैं। भारतीय सेना में 4 दशकों तक मां भारती की सेवा करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने 30 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना की उत्तरी कमान की कमान छोड़ दी। अपने विदाई समारोह में सेना कमांडर ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली मंजिल पर प्रभु राम दरबार का निर्माण जोरों पर चल रहा है। राम दरबार का पहला सोने का दरवाजा लगाया जा रहा है और इसके साथ ही मंदिर में प्रतिमाओं की भी स्थापना की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल देखते ही बन रही है। 4 धाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाट के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश, गुजरात से आई पुष्प समिति द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया गया है। सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है। देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे हैं और बाबा के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंज रहा है। डोली के स्वागत के लिए मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और भक्ति संगीत के साथ समारोह आयोजित किया गया। बाबा केदारनाथ के कपाट के उद्घाटन के साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी और आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC नई दिल्ली के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख 2025 के भव्य समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित करेगा और इसी कड़ी में दिल्ली पहुंचने के बाद पवित्र अवशेष को राष्ट्रीय संग्रहालय से रवाना कर दिया गया। वरिष्ठ भिक्षुकों की देखरेख में पूर्ण धार्मिक पवित्रता और प्रोटोकॉल के साथ विशेष भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा अवशेष को वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर ले जाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उदयपुर की सांसद रही डॉक्टर गिरिजा व्यास का गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 79 वर्ष की थी। व्यास गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी में आग लगने से वे गंभीर रूप से झुलस गई थी। करीब 90% तक जलने के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें इलाज के लिए गुजरात के अहमदाबाद लाया गया था, यहां पर उनका इलाज चल रहा था। उनके पार्थिव शरीर उदयपुर के लिए रवाना किया गया है। बढ़ती गर्मी में
अगर लू लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट की सेवा शुरू की गई है। आरएमएल अस्पताल में शुरू की गई 2 बिस्तरों की हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 इमरजेंसी कूलिंग टब की भी व्यवस्था है। कैसे लू लगे मरीजों का इलाज होगा, इस पर आरएमएल अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामले को देखते हुए आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट बना है और कैसे ये काम करता है और कैसे मरीज जब यहाँ पर आएंगे तो उनका इलाज होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएमएल के इमरजेंसी के प्रमुख डॉक्टर अमलेंदु हैं। जो क्लाइमेट चेंज है और जो लगातार टेम्परेचर्स हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट ईयर हमने ये हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार किया था। हीट स्ट्रोक का पेशेंट जैसे ही इमरजेंसी में आता है उसको इमीडिएटली यहाँ पे रश किया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक टब है, ये एक नॉर्मल टब है। इसमें जो वाटर का फ़्लो है इतना फास्ट है कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा टब भर जाता है और इसमें करीब हमें 50 kg बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, जो वो हमारी आइस मेकिंग मशीन है। ये आइस मेकिंग मशीन की जो कैपेसिटी है 250 से 300 kg बर्फ़ पर डे बनती है। जब हम ये 50 kg बर्फ़ इसमें डाल देते हैं तो इसका लेवल करीब यहाँ तक आ जाता है और इसका टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री हो जाता है, जो एक आइडियल टेम्परेचर है। फास्टेस्ट वे तरीका है बॉडी को का टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए। जैसे ही पेशेंट आता है उस पेशेंट्स को हम एक्सपोज कर देते हैं, सारे कपड़े उसके हटा देते हैं। कपड़े हटाने के बाद उसमें ये मॉनिटर है हमारा, इसमें हम बीपी, ईसीजी, रेस्पिरेशंस, टेम्परेचर सब रिकॉर्ड लगाते हैं। उसके बाद उस पेशेंट्स को इस टब में रखा जाता है और मॉनिटरिंग साथ में रखी जाती है। पेशेंट्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आईसीयू में जैसी मॉनिटरिंग, जिस लेवल में मॉनिटरिंग आईसीयू लेवल की होती है, वो मॉनिटरिंग यहाँ पे चल रही होती है। और टेम्परेचर नॉर्मल आने में 20 से 25 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। इसमें हमारे 80% पेशेंट्स जो होते हैं उनको सांस की नली डल चुकी होती है। फिर उस पेशेंट्स को निकाल के टॉवल से सुखाया जाता है और अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो अगर हम उस तरफ देखेंगे तो हमारे पास वो वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न है। ये वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न है और ये बेड है। बट जब हमारे पास पेशेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से ही पेशेंट्स को आगे या तो वार्ड में या आईसीयू में भेज दिया जाता है। एक बार में कितने मरीज को ले सकते हैं? हम यहाँ पे एट ए टाइम 2 पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से जो लोग प्रभावित होते हैं, जिनको लू लग जाता है, उनका इलाज यहाँ पर स्पेशल क्लिनिक में किया जाता है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को और ज़्यादा सही तरीके से बनाने के लिए कुछ नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत मतदाता सूची में अपडेशन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिया जाएगा तो बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। इसके अलावा मतदाता पर्चियों को और ज़्यादा सरल बनाया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की पूरी दुनिया में बहुत अच्छी साख है और इसी कड़ी में आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा फुल प्रूफ बना रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। चुनाव आयोग के पहले फैसले के तहत आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 3(5)(b) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी। इससे बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित करने में मदद मिलेगी। दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में अब मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आयोग ने इसके डिजाइन में भी बदलाव का फैसला किया है। मतदाता की सीरियल संख्या
और पार्ट नंबर अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो सकेगा। आयोग ने अपने तीसरे फैसले में निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक BLO को पहचान सकें और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सकें। भारत के चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक दलों ने आयोग पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये पहले से ही बेहतर चुनाव व्यवस्था को और फूल प्रूफ बनाएगी। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।